नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बाई सुशील तिवारी सर पर। मैं हूं आपका दोस्त यश के तिवारी। आज हम भारतेंद्र जी यमुना छवि के चौथे पद पर चर्चा करते हैं। तो चलते हैं चौथे छठवें पद पर। कबहु होत सत चंद कबहु प्रगटत दुर्भाजत, पवन गवन बस बिंब रूप जलमयी बहुसायत, मनु शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले, कई तरंग की डोरी डोरन करत किलोले, कई बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती, कई अवगाहत डोलत को ब्रजरमणी जलयावती। तो इस छप्पे पद के माध्यम से जो है भारतेंद्र जी कहना चाहते हैं कि कबहु होत सत, सत का मतलब होता है 100, चंद का मतलब चंद्रमा, कबहु का मतलब कभी, होत माने होता है। और कबहु कभी, प्रगटत, प्रगटत का मतलब उत्पन्न होना, प्रकट होना, दूरी, दूरी का मतलब दूर, भाजत का मतलब भागना। तो कभी जो है, जो यमुना का जल है, उस यमुना के जल में जो तरंगे हैं, उन तरंगों के ऊपर हवा के चलने से, पवन के चलने से उन तरंगों का जो वेग होता है अत्यंत तीव्र हो जाता है। उस तीव्रता के कारण जो चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल में होता है वह कभी कभी जो है 100 की संख्या में दिखाई देता है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, जो चंद्रमा है वह प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है और दुर्भागत और वहाँ से भाग भी रहा है। तो इस छप्पे पद के माध्यम से जो है भारतेंद्र जी जल में पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि चांदनी रात में पवन के चलने से यमुना का जल हिलने लगता है, तब उस जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब अनेकों रूपों में सुशोभित होने लगता है। यमुना के जल के हिलने से लहरें भी हिलने लगती हैं। उन लहरों से कभी कभी चंद्रमा का 100 प्रतिबिंब दिखाई देता है, और जो अनेकों रूपों में सुशोभित होता है। कभी कभी उन चंचल लहरों के दूर चले जाने से चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह अदृश्य सा हो जाता है। तो कवि का भाव यह है कि प्रतिबिंब लहरों के साथ उनसे दूर चला जाता है, अर्थात कभी कभी सामने प्रकट होता है और कभी कभी लहरों के साथ छिपकर दूर भाग जाता है। फिर अगली पंक्ति में पवन गवन, पवन का मतलब हवा और गवन का मतलब होता है चलने से, यानी हवा के चलने से बस प्रतिबिंब, जो बसा हुआ बिंब है, प्रतिबिंब है चंद्रमा का, यमुना के जल में जो बना हुआ बसा हुआ प्रतिबिंब रूप है, वह जल में बहुसाजत, साजत का मतलब सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। यानी कि जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है जल में वह बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर लगता है। अर्थात हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, उस प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है, कैसा लगता है, मनु शशि, मनु माने मानो, शशि, शशि का मतलब चंद्रमा, भारी का मतलब भर करके, अनुराग का मतलब प्रेम, जमुन जल, जमुन का मतलब यमुना का जल, यमुना का जो जल है उस यमुना के जल में जो है लोटत डोले, लोटत का मतलब लोटने लगता है, डोलने लगता है, डोले का मतलब लोट लोट कर जो है डोलने लगता है, चलने लगता है।
अर्थात चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर के यमुना जल में डोलता फिर रहा है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कै का मतलब अथवा तरंग की डोर, यानी कि जो तरंग रूपी डोरी है, यमुना के जल में उठती हुई जो तरंगे हैं, उन तरंग रूपी डोरी से जो है हिडोरन का मतलब झूलना झूलना, हिडोरन यानी झूला झूलना। करत कलोलय, कलोल का मतलब क्रीड़ा करना, करत का मतलब करने लगती हैं। अर्थात कभी ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़ करके जो है जल के झूले में झूला झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। और लहर के साथ हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कै बालगुड़ी, कै माने अथवा, बालगुड़ी, बालगुड़ी का मतलब होता है छोटी पतंग, यानी कि जो छोटे बच्चे पतंग उड़ाते हैं उसको बालगुड़ी कहा जाता है। नभ माने आकाश, मैं उड़ी, में उड़ी, उड़ी का मतलब उड़ना, यानी कि जो बाल पतंगे हैं वह आकाश में जो है उड़ रही हैं। और सोहत माने सुशोभित हो रही हैं। इत उत, इत इधर, उत उधर, इधर उधर। धावती का मतलब धावती अर्थात दौड़ रही हैं। तो ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई जो पतंग है आकाश में इधर उधर जो है उड़ती हुई सुशोभित होती है, डोल रही है। कै माने अथवा अवगाहत, अवगाहत का मतलब होता है स्नान करना, नहा करके। डोलत माने चलती हैं। को माने कोई। ब्रज रमणी, ब्रज रमणी का मतलब होता है ब्रज की जो नारी, कोई ब्रज की नारी जो है नहा करके चलती है। जल आवती, यानी कि जो यमुना का जल है उस यमुना के जल में नहा करके जल विहार करती हुई जो है कोई ब्रज नारी उस यमुना के जल से निकलकर चली आ रही है स्नान करने के पश्चात। अर्थात कोई ब्रज युवती जल विहार करती हुई चली आ रही है। और कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई प्रकार की मूर्त स्वरूप धारणा करती है। तो इस प्रकार से ये इसकी व्याख्या हुई। एक बार जो है इसके अर्थ को फिर से देख लेते हैं और अर्थ को देखने से पहले जो है इसके प्रसंग को जानते हैं कि इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने जल में पड़ते हुए चंद्रमा के प्रतिबिंब का सुंदर वर्णन किया है। तो चांदनी रात में पवन के चलने से यमुना का जल हिलने लगता है, तब उस जल में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वह अनेकों रूपों से सुशोभित होने लगता है। यमुना के जल के हिलने से लहरें भी हिलने लगती हैं। उन लहरों से कभी कभी चंद्रमा का सौ प्रतिबिंब दिखाई देता है जो अनेकों रूपों में सुशोभित होती है। कभी उन चंचल लहरों के दूर चले जाने से चंद्रमा का प्रतिबिंब भी अदृश्य हो जाता है। कभी का भाव है कि प्रतिबिंब लहरों के साथ उनसे दूर चला जाता है, अर्थात कभी सामने प्रकट होता है तो कभी लहरों के साथ छिपकर दूर भाग जाता है। हवा के कारण लहरों में हिलते हुए चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है मानो चंद्रमा प्रेम से परिपूर्ण होकर यमुना के जल में डोलता फिर रहा हो। और कभी ऐसा लगता है मानो चंद्रमा यमुना की लहर रूपी डोरी को पकड़ करके जो है जल के झूले में झूलता हुआ आनंद क्रीड़ा कर रहा हो। लहर के साथ हिलते हुए प्रतिबिंब को देखकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी बच्चे के द्वारा उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर उड़ती हुई सुशोभित होती है, अथवा कोई ब्रज युवती जल विहार करती हुई चली आ रही है। तो कवि के मन में चंद्रमा के प्रतिबिंब से संबंधित कई प्रकार की कल्पनाएं इस पद में जो है मूर्त रूप जो है धारण करती हैं। तो इस पद का जो है काव्य सौंदर्य देखते हैं। इस पद में जो है श्रृंगार रस है, भाषा ब्रज है, छंद छप्पय है,
अलंकार जो है यहाँ पर अनुप्रास है, उत्प्रेक्षा है, दृष्टांत आदि है। गुण माधुर्य है और यहाँ पर जो शब्द शक्ति है लक्षणा है। तो इस प्रकार से इस चौथे पद की व्याख्या समाप्त होती है। अब हम लोग जो है 5वें पद में मिलते हैं। धन्यवाद।